वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। समय बहुत कम बचा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी एकदम लास्ट फेज में चल रही होगी और बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 होगा। देखिए, लास्ट के टेस्ट को बिना लोड लिए बस प्रैक्टिस के हिसाब से लगा लेना है आपको, ठीक है? तो फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं हम अपने, उसी क्रम में ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है। और अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल लोड मत लीजिए, आराम से तैयारी करते रहिए और देखिए प्रैक्टिस एंड तक करते रहिए। एग्जाम से एक दिन पहले भी जरूर टेस्ट लगा के जाइएगा। बाकी यूपीपीसीएस 2024 के लिए शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप, जहां पे आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल सारी चीजों के साथ, वेदर इट इज पेड क्विज, टेस्ट सीरीज या फिर रिटन मटेरियल, हिंदी का मटेरियल, सब कुछ आपको एक ही जगह प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बहुत ही कम पेजेस में, बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो आशा करती हूं आप लोग अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी एंड तक बिल्कुल जोश के साथ करते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे टेस्ट के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बोल रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। किस किस में से? ये पूछ रहा है आपसे कि गंगा नदी से जो पोल्यूशन होता है। देखिए, जल्दी टेस्ट को खत्म करने के लिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कौन सा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था 5 साल के लिए, जिसका नाम था गंगा प्रोजेक्ट प्रोग्राम, गंगा परियोजना कार्यक्रम। तो वो था 1984 का। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो था ये 1985 में आया था, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। गंगा एक्शन प्लान जो था उसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे 14 जनवरी 1986 में। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये स्टार्ट हुआ था आपका 2009 में। ये जो गंगा वाले जितने भी सवाल हैं उसका सारा चीजें आपकी इसी क्वेश्चन से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको मुझे बताना है सही कौन सा है। सारे सही हैं, ठीक है? आपको याद रखना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1984 गंगा प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी कब क्रिएट हुई? 1985 में। और आपका गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ? 1986 में। और फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कब बनी? 2009 में। वो आपसे क्रोनोलॉजिकली भी पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए, तो इसी से आपका ये हल हो जाएगा। सेकंड, आपसे बोल रहा है देश और क्षेत्र दिए हुए हैं और घास के कुछ मैदान, ग्रासलैंड्स। आसान क्वेश्चन है, अब तक तो आपको बहुत बार याद हो गया होगा। आप मैच कर दीजिए फटाफट से। कौन से सही दिए हुए हैं? नॉर्थ अमेरिका के स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स और हंगरी के पस्टाज। बताइए फटाफट। तो आपका बी ठीक है, मतलब कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ठीक दिया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के नहीं है स्टेपीज, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। नॉर्थ अमेरिका में होते हैं आपके प्रेरीज, होते हैं ना प्रेरीज। सुना है आपने? अब तक तो वैसे सुना ही होगा ये आपने। राइटिंग को ना कहिएगा, बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूं मैं। प्रेरीज। और बताइए मेरे को स्टेपीज कहां के होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। अब नहीं है देखिए टाइम इस चीज का, फटाफट बताइए स्टेपीज कहां के होते हैं। थर्ड देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपसे राज्य और उनके मैंग्रोव स्थल, मैंग्रोव साइट्स पूछ रहा है। ये आपको लिस्टिंग वीडियो में एक टेबल है छोटा सा, अगर वो किसी ने पढ़ा है तो वो यहां इस सवाल को बिल्कुल ठीक करके जाएगा। बताइए, देख के 1 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं, 10 सेकंड का टाइम, सॉरी। तो इसमें आपका सी हो जाएगा आंसर। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ठीक है। देख लीजिए आप जरा। केरला के हैं वेम्बनाड, ये तो आपने सुना ही होगा। गुजरात का गल्फ ऑफ खंबत बिल्कुल ठीक है। कर्नाटका का कड़वर और कुंडपुर बिल्कुल ठीक है। अब आप याद थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश के हैं ईस्ट गोदावरी, कोरिंगा, ये सब ठीक है। और जो ये आपका धमरा है आपका उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का। कोरिंगा ठीक है, आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है। तमिलनाडु क्यों गलत हुआ? तमिलनाडु के आपके मुथुपेट और काजुवेली और पीछरम। और जो आपका ये देवी है ये भी आपका उड़ीसा का। धमरा देवी, डीडी वाले आपके किसके हो गए? उड़ीसा के, ठीक है। फोर्थ, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या अब 12 हो गई है। अब आप गलत बताएंगे, 12 के 12 आपको पता वैसे होने चाहिए, ठीक है। कौन से? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंडर जो इंडिया के बीचेस सर्टिफाइड हैं, दैट हैज गॉन अप टू 12। यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अब आप बताइए कौन सा होगा इनकरेक्ट? ए गलत है। अब देख लीजिए, मैं बता रही हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। शिवराजपुर जो है उड़ीसा का नहीं है। शिवराजपुर कहां का है? गुजरात का।
ठीक है जी। अब आपका पाडुबिद्री जो है ये आपका कर्नाटका का बिल्कुल ठीक है। कासरगोड आपका कहाँ का है? नहीं, कासरगोड यहाँ पे नहीं दिया, मैं आपको सारे बता देती हूँ फिलहाल। ये गलत हो गया, तो ये शिवराजपुर क्योंकि गुजरात का है, बस इतना ध्यान हो गया। पादुबिद्री कर्नाटका का है, घोघला दीव का है, कदमत बीच लक्षद्वीप का है। ठीक है, बिल्कुल एक बार मैं सारे बोल के बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा अच्छे से। शिवराजपुर गुजरात, पादुबिद्री कर्नाटका, कासरगोड है कर्नाटका का, तो कर्नाटका में दो हो गए आपके, पादुबिद्री और कासरगोड। कोवलम आपका तमिलनाडु का है, कोवलम तमिलनाडु। कप्पड़ है आपका केरला का, ध्यान रखिएगा। कासरगोड कर्नाटका, कप्पड़ आपका केरला का। ईडन पुडुचेरी बहुत फेमस। गोल्डन बीच है उड़ीसा का। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है। गोघला दीव का बता दिया। राधानगर है आपका अंडमान निकोबार का। कदमत बीच है आपका लक्षद्वीप का। और मिनिकॉय थुंडी बीच करके अगर आता है तो वो भी आपका लक्षद्वीप का है। ठीक है, लक्षद्वीप के 2 हो गए, तमिलनाडु के 2 हो, तमिलनाडु का 1 हो गया, कर्नाटका के 2 हो गए, बाकी सबके 1-1 हैं। ठीक है जी। 5वां, रामस्थल स्थल की कुल संख्या के आधार पर राज्य क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कहां पे कितने हैं, है ना। तो आप कर दीजिए जरा इनको असेंडिंग ऑर्डर में, कितने किस स्टेट में हैं उस हिसाब से। तो इसका आंसर आपका डी है वैसे तो। अब मैं बता देती हूँ आपको, एक बार अपनी लिस्ट रिवाइज कर लीजिएगा फटाक से। जम्मू कश्मीर में आपकी 5 साइट्स हैं, देखो नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। उड़ीसा में आपकी 6 साइट्स हैं। एमपी में है आपकी करीब 4 साइट्स, करीब नहीं 4 ही हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 साइट्स। ठीक है, अब देखा जाए तो अब एक यूपी की और सुन लो कितनी है। यूपी की तो पता होंगी कितनी है, 10। रिवाइज कर लो भाई जाके कितनी कहाँ पे हैं। पापा पिक भी दी हुई है सर ने, सब चीजें दी जा रही हैं अब तो लगातार। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी चीजें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, बताइए फटाफट। इसका आपका ए ठीक है, पहला और दूसरा। देखिए यूनियन लिस्ट में आते हैं आपके खनिज और जहाजरानी मतलब शिपिंग। स्टेट लिस्ट में आता है आपका इरिगेशन और एग्रीकल्चर। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट है ना, जो मैं आपको बताऊं, अगर सैनिटेशन और फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपका जो ये सैनिटेशन है ना, ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं है। ठीक है, जैसे यूनियन लिस्ट के मैं आपको कुछ और बताऊं तो अटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग वाला। स्टेट लिस्ट में आपको अगर मैं बताऊं तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, ये सब। चलो 7वां क्वेश्चन देख लो। ग्रीन हाउस गैसों और उनसे संबंधित प्रभावों के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर रिलेटेड इफेक्ट्स। लिस्टिंग वीडियो जिंदाबाद है, फिर से सब दिया हुआ है टेबल में, बताइए देख के। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका मीथेन, नाइट्रोजन और ओजोन, सब ज्यादा इसलिए कराया जा रहा है जिससे एंड टाइम पे प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। सी सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है अर्थ का। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है ब्रीदिंग और लंग प्रॉब्लम्स। सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन किससे होती है, मीथेन से सुना है आपने, सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से होती है आपकी एसिड रेन। मीथेन क्या करता है, मीथेन आप जानते होंगे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन करता है आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब जो आपके श्वास संबंधित रोग होते हैं उनको करता है। और ओजोन से क्या होता है, ओजोन से आपके फेफड़े खराब होते हैं, लंग को डैमेज होता है। 8वां देख लो, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित निम्नलिखित में से किस साइट को यूनेस्को द्वारा मिश्रित साइट की श्रेणी में अधिसूचित किया गया। कौन सी इसमें से मिक्स्ड साइट की कैटेगरी में आती है, बताइए। केवलादेव, मानस, सुंदरवन, कंचनजंगा। आप जानते हैं अच्छे से, अकेली साइट है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का। ये हमारी मिक्स्ड साइट है, मतलब अकेली नहीं और भी हैं मिक्स्ड में। अभी 2 और ऐड हो गई हैं, एक सॉरी रुद्रेश्वर टेम्पल, रमप्पा टेम्पल जो है ना पालमपेट का, वो। ठीक है, और नेचुरल साइट्स में कौन कौन से हैं, आपकी काजीरंगा हो गई, केवलादेव हो गई, मानस हो गई, सुंदरबन हो गई और आपकी नंदा देवी। ठीक है जी। चलो 9th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन कौन सा, सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस। कहां हुआ था, नवंबर में हुआ था 2010 में, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। सामाजिक विकास पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। ये आपका फर्स्ट ग्लोबल समिट है सोशल डेवलपमेंट का, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोपेनहेगन डेनमार्क। और जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उससे जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ जेट्रोफा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा सभी। आसान क्वेश्चन था, ये याद रखना, सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस सेंट पीटर्सबर्ग। अब जो भी पढ़ रहे हो ना उसे बोल बोल के पढ़ो, तेज पढ़ो। नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चल गया, देख लेना, गलत नहीं होगा। एंड के टाइम के टेस्ट में से सोचो अगर आप 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन कर गए, उसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आ गए तो है ना बढ़िया बात एकदम।
2010 हो जाएगा इसका। पहला ग्लोबल समिट हुआ था सोशल डेवलपमेंट पे। अब आपकी टाइगर कॉन्फ्रेंस पे सोशल डेवलपमेंट पे और बायोफ्यूल, आप जानते ही हैं बीजों से निकलता है ना, जटरूफा के। 10वां, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान है आपका इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। और विक्रमशिला नेशनल पार्क जो है वो आपका भागलपुर में है, बिहार में। वो किस लिए फेमस है? रिवर डॉल्फिन्स के लिए। और चार्ल्स एल्टन, मैंने आपको बताया था पिरामिड का इन्होंने दिया था आपका कॉन्सेप्ट 1927 में। ये मैं यही बता रही हूँ आपको, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, ये तो आपको रट के रखना है बिल्कुल। और रेड डेटा बुक जो है इंडियन फ्लोरा के लिए वो देती है आपकी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बताओ भाई, यही गलत हो जाएगा ना, क्रॉस लगा देती हूँ इस पे। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी सब ठीक है। 11th, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आप देखिए सारे एक्ट्स पूछ रहा है आपसे। मद्रास वाइल्ड लाइफ एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, बंगाल राइनोसिरोस प्रिजर्वेशन एक्ट, असम राइनो प्रिजर्वेशन एक्ट, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। बता दीजिए फटाफट से। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4 एंड 3। अब मैं आपको बता देती हूं, मद्रास वाइल्ड लाइफ जो है ये है 1873 का, और बंगाल राइनो है आपका 1932 का, असम वाला है आपका 1954 का। बताओ और कितना बड़ा लिखूं? और आपका ये वाला है 1952 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कौन चेयर करता है बताइए कमेंट करके, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। 12th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपसे कह रहा है चिकित्सा पूछ रहा है, मेडिसिन, और उसका बोटानिकल सोर्स पूछ रहा है। पढ़ के बताइए, सब कुछ करवाया हुआ है, एक भी टेस्ट ऐसा प्रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है जो नहीं करवाया हुआ हो। आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए क्यों गलत है। टेट्रासाइक्लिन आपको मिलता है किससे? बैक्टीरिया से, याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनाइन कहां से मिलता है ये बताइए मुझे? सिनकोना ट्री, पढ़ा था, छाल है सिनकोना ट्री की, उससे। फिर आपका पपाया से क्या मिलता है? पपाया से एक जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कहते हैं ना पपाया पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पपाया पेट के लिए अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पपेन पाया जाता है, PAPAIN। फिर आपका बैक्टीरिया हो गया, तो पपाया से। हाइड्रोक्लोरो आपका सिनकोना से हो गया। मॉर्फिन समझते हैं, पॉपी से मिलता है, ये बहुत ही एनर्जेसिक होता है, दर्द में काम आता है। और एट्रोपिन मिलता है आपका बेलाडोना से। ये प्लीज देख के जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। 13th, गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपसे बोल रहा है DK कर्वे सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। BM मालाबारी ने स्टैब्लिश किया चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ एक एसोसिएशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन मद्रास इन 1850। और एक कॉलेज जो है उसकी स्थापना की थी जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून ने, कैलकाटा फीमेल स्कूल के नाम से, जो बाद में बेथ्यून कॉलेज बन गया था। बता दीजिए फटाफट से कौन सा आपका गलत है? सी गलत हो जाएगा। क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो प्रिंसिपल बने थे संस्कृत कॉलेज के 1850 में, लेकिन ये कॉलेज मद्रास में थोड़ी ना था, ये कॉलेज था आपका कलकत्ता में। 14th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपसे बोल रहा है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। इसकी स्थापना किसने की थी? यतेंद्रनाथ दास, जतिन दास, एक ही हटा लो, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। और गांधी वर्सेस लेनिन एक पैम्फलेट था जो किसने प्रकाशित किया था? एसे डांगे। बहुत फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, बताइए मुझे कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है बिल्कुल। तो ये देख के जाइएगा, एसे डांगे और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। 15, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है बाबू जगजीवन राम ने 1935 में हैमंड आयोग, नाम सुना आप लोगों ने? हैमंड कमीशन की समझ पर रांची में दलितों के मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी। और महादेव देसाई, नरहरि पारिक, मजरुलक, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 में चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। दे वर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद चंपारण मूवमेंट ऑफ 1970। व्हाट विल बी द आंसर? इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? कोई इनकरेक्ट नहीं है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम फेमस है, बस इस पे ध्यान दो। हैमंड कमीशन दलित्स के राइट्स की बात थी, उसमें 1935 के वक्त का है।
16। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। टाइटल ऑफ गुरुदेव हैड बीन गिवन। और वर्ष 1901 में क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया था जिसे 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक बात है, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देख लीजिए, गुरुदेव तो सब सही कराएंगे। 1901 में एस्टैब्लिश किया शांति निकेतन, जो बाद में विश्व भारती बन गया था। और ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था इनको? महात्मा गांधी ने। ये सब वैसे लिस्टिंग वीडियो में आपको कराया गया है, टेबल्स में किसने किसको क्या उपाधि दी थी। रिवाइज कर लीजिएगा एंड के टाइम पे। एंड के 4-5 दिन रख लो जिसमें वीडियो की डबल स्पीड करके फटाफट से लिस्टिंग वीडियो रिवाइज हो जाए। मतलब अगर आपको रिवाइज है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं है और वो करना चाहते हैं ये उनके लिए है बात। 17। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और बाद में ये पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में परिवर्तित हो गई थी। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, तो बताओ, कोई गलत नहीं है। तो जो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो याद रखना है आपको। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, बाद में बनी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और फिर इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। तो आपका पहला ठीक है। तो आप देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ी ना प्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। कौन थे? क्लेमेंट एटली। जवाहरलाल नेहरू नहीं, क्लेमेंट एटली। 19। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और JB कृपलानी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, पहले ग्रेजुएट थे। ये बोल रहा है, ये बताइए। दोनों गलत हैं, सारे नहीं सही होंगे। जुलाई 1947 में कांग्रेस जनरल कमेटी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया का। इस वक्त प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इस वक्त प्रेसिडेंट थे आपके आचार्य कृपलानी, JB कृपलानी। फिर इन्होंने रिजाइन किया पोस्ट से। रेजिग्नेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने इंटरिम प्रेसिडेंट। याद रखिएगा पूरी कहानी। और आपके जो पहले ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, वो थे फेमस बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या गाया था इन्होंने, क्या लिखा था इन्होंने, बताइए मुझे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, BCC, ऐसे याद कर लो इनको। पहले ग्रेजुएट ये थे, JB कृपलानी नहीं थे। 20। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपसे बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला और तीसरा ठीक है। देखिए, पोर्चुगीज ने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो स्टैब्लिश किया था वो तंजौर में पोर्चुगीज का कोई रिलेशन नहीं था, आप याद रखिएगा, डेनमार्क। और पोर्चुगीज का कहां था, ये आप सारे टेस्ट में, इतने सारे टेस्ट में इतनी बार कराया जा चुका है। इस वक्त आप कमियां नहीं निकाल सकते हैं, आप हर चीज से अपना बेनिफिट देखिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को इस बात से शिकायत होती है कि आप हिंदी को 1620 को 1620 बोलिए, 1620 मत बोलिए। अरे भाई, नर्सरी वर्सरी में हो क्या, खुद सोचो। ये चीज सही नहीं होती है। आपको ये देखना है कि अच्छा ठीक है, हमारा प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अपना थोड़ा सा नजरिया चेंज कीजिए चीजों के लिए, बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखिए अपना, तो आपकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। बाकी बिल्कुल बहुत अच्छे से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ही रेसिप्रोकेट करते हैं। 21। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जॉन फॉस्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा था। अब ऐसा करना, इसमें ये फर्स्ट और सेकंड है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी वाला देख लो।
जॉन फॉस्टर डलास ने क्या कहा था इंडिया की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को? इमोरल न्यूट्रलिटी। पोर्टो नोवो की लड़ाई 1781 में मैसूर के हैदर अली और कंपनी के बीच सर आयरकूट के नेतृत्व में हुई थी, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड के एक राजनयिक तथा इतिहासकार थे। ही वॉज अ स्कॉटिश डिप्लोमैट एंड हिस्टोरियन जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से मद्रास का गवर्नर रहा था। इनकरेक्ट बताइए कौन सा है? तो आपका सी गलत है। तो चलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, जॉन फॉस्टर डलास ने कहा था मॉरल न्यूट्रलिटी, और ये याद रखिएगा पोर्टो नोवो की लड़ाई कब हुई थी? 1781 में हुई थी। और ये जो है आपका माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ये स्कॉटिश डिप्लोमैट थे जो गवर्नर रहे थे, आप जानते हैं, मुंबई के, ना कि मद्रास के। ठीक है, 1827 में ये गवर्नर थे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, इंग्लिश शिप पहला। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया था जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था। और थॉमस मुनरो ने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। और बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी सूरत में स्थापित की जाने वाली सूती वस्त्रों की पहली मिल थी। आंसर बताइए। गलत है आपका चौथा, ये प्लीज देख लीजिए, ये थोड़े आसान वाले ही हैं। बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी जो थी वो पहली कॉटन टेक्सटाइल थी जो कि स्टैब्लिश हुई थी, ध्यान दीजिएगा, नॉट इन सूरत बट इन बॉम्बे। ये तो आप जानते हैं अच्छे से, बॉम्बे में हुई थी स्टैब्लिश 1854 में। और किसने की थी? कावसजी नानोभॉय दावर, नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये स्टैब्लिश की थी। ठीक है। 23 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 1793 के स्थायी बंदोबस्त कानून को संदर्भित करता था, मतलब वो रेफर करता था किसको? परमानेंट सेटलमेंट को। लॉर्ड रिपन साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध थे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, सेवियर ऑफ इंडिया कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरी की गतिविधियों को निवेशक माना है, मतलब जो ये जो मिशनरीज एक्टिविटीज कर रही हैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके हिसाब से ऐसा था। गलत बताओ। दूसरा गलत है, ये रिपन नहीं था, ही वॉज लिटन। बाकी ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है आपको। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग के सामने 100 बार करा दिया है सिंचाई आयोग, इसका तो नाम भी रट गया होगा अब तक। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था। फिर 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था, लैंड रूट से। 1639 में फ्रांसिस डे नाम का एक अंग्रेज ने मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पे ले लिया था, लीज पे ले लिया था। बताइए। ठीक है सारे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता थे। मदन मोहन मालवीय पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरे हस्ताक्षरकर्ता थे, सेकंड सिग्नेटरी। 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए आंसर। गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, आ सकता है पेपर में। फंडामेंटल राइट्स वाला तो आप जानते ही हैं। कराची सेशन था, कौन थे इसके प्रेसिडेंट कराची सेशन के? बताइए जरा मुझे। 26 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बर्लिन समिति की स्थापना वर्ष 1914 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए की गई थी। वर्ष 1915 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। इसकी स्थापना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल ने की थी। बताइए, ये बर्लिन कमेटी की आपकी बात हो रही है। ठीक है सारे, तो याद रखिएगा 1914 फिर इसका नाम चेंज किया। और कौन कौन इससे लोग एसोसिएटेड हैं, इसी से रिलेटेड सवाल आता है जनरली। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सर, और अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिए आप। ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, किसने नहीं किया था सपोर्ट, ये सवाल आता है अक्सर। और कहाँ पे ये जो था रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये बहुत बढ़िया आता है। सपोर्ट किया था किसने, ऐसे भी पूछ लेगा कई बार।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, स्लोगन जो था ये। महात्मा गांधी ने गवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, बताइए। कोई गलत नहीं है, याद रखिएगा। वो डायरेक्ट पूछ लेगा ग्रैंड ओल्ड मैन तो आप जानते हैं कौन है, ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन थी, अरुणा असफ अली। यूसुफ मेहर अली का आपको नाम याद रखना है, और डू और डाई तो खैर आसान था थोड़ा सा। 29 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है मध्यकालीन भारत में मिल्कियत एक अरबिक वर्ड था जिसका मतलब शाही सिंहासन का मतलब होता था, इसका रॉयल थ्रोन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसानों के विकास के लिए उन्हें सोंधर नामक कृषि ऋण प्रदान किया जाता था। कौन से लोन होते थे ये, एग्रीकल्चर लोन। और एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनने के बाद सोंधर जो ये ऋण थे इनको माफ कर दिया था। आंसर बताइए। तो गलत है इसमें आपका पहला। मिल्कियत जो था ना, ये एक अरेबिक वर्ड था जिसका मतलब होता था प्रॉपर्टी। रॉयल थ्रोन नहीं होता था इसका मतलब संपत्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रॉयल थ्रोन नहीं है इसका मतलब, प्रॉपर्टी है इसका मतलब, ठीक है। और ये दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की थी। जियाउद्दीन बरानी ने इसे नौ गांव या नया नगर कहा था, और इसी नगर में हौजे खास और हौजे रानी नामक तालाबों का पॉन्ड्स थे जिनका निर्माण किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जहांपना शहर में 1000 सितून महल बनवाया था, बताइए। तो गलत इसमें आपका फोर्थ है, ये डी वाला। जहांपना सिटी जो थी वो एमबीटी ने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई थी। जहांपना सिटी वाज बिल्ट बाय एमबीटी बिटवीन राजपिथौड़ा और सिरी और राजपिथौड़ा के बीच में बनवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितून महल बनवाया था सिरी में, जो सिरी थी ना, यहां पे इसने ये बनवाया था। और जहांपना सिटी बिल्कुल अलग है, वो बनवाई थी आपकी एमबीटी ने। सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एमबीटी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने आमिर ए सादा या फिर सदन पद की नियुक्ति की थी। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर ए सादा नामक अधिकारी करता था। सादा अमीरों में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत एवं भारतीय मुसलमान भी शामिल थे, बताइए। तो ये ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा होगा आपको ये जरूर। अमीर सदन करके आप याद कर सकते हैं, और इसको याद रखिएगा आप, ये क्या थे और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड थे। राजपूत भी थे, देख लीजिए, इंडियन मुसलमान भी थे। 32 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाने तथा मुस्लिम शिक्षा देने की प्रथा प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में 2 प्रकार के शिक्षण संस्थान थे, मकतबे और खानके, बताइए। पहला गलत है। अब क्यों गलत है? पहली बात तो इल्तुतमिश ने पहला नहीं, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, सॉरी। ये 32 का आंसर आपका सी है, गलत बता दिया। तीसरा गलत है, ये रावते इर्ज इमादुल मुल्क को दिया था, ठीक है। इमादुल मुल्क जो था बेसिकली एक स्लेव था, ठीक है ना, और अच्छा खासा एबल आदमी था, और उसका टैलेंट इतना अच्छा था कि वो फिर अर्ज़े ममालिक की पोस्ट पे गया था, जो रिटेन की थी बाद में बलबन ने। खैर, फिर मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया था ये टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे ना सल्तनत काल में, वो 2 तरह के नहीं थे, वो 3 तरह के थे। कौन कौन से? एक थे मकतबे, एक थे खानका, और सबसे फेमस जो आज भी हैं मदरसे। तो मदरसा तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो मदरसे भी थे, ठीक है ना। सही विकल्प का चयन करना आपको। सबसे पहले इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में पहले मदरसे की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक नुह सिपर था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब क्षेत्र में अकाल एवं महामारी से बचने के लिए स्वर्गद्वारी नामक शिविर की स्थापना की थी। बताइए कौन सा इसमें से आपका सही है। पहला सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ है? तीसरा इसलिए गलत हुआ है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कैंप
लगवाया था स्वर्ग द्वारी दिल्ली में, आगरा में नहीं, दिल्ली में। तो थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि अच्छा तो हमने पढ़ा था और मार्क नहीं करना है आंसर ऐसे, ठीक है। 34 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया था तथा अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद प्रदान किए थे। अपने देश मोरक्को वापस जाकर इब्ने बतूता ने रेहला नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन को हिंद और सिंध शब्दों से संबोधित किया। तो बताइए इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? पहला गलत है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को कहा था, सुल्तान बनाया था खुद को कड़ा मानिकपुर में, और जब वापस गया मोरक्को तो इब्ने बतूता ने अपना ट्रैवलोग लिखा रेहला, ठीक है। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल था, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसके रूल को एड्रेस किया एज हिंद एंड सिंध, और यहाँ पे कौन है? अलाउद्दीन, नॉट इल्तुतमिश, ठीक है। रणवीर सिंह। 35 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मुझे नहीं पता कि क्या कानूनी है और क्या अवैध है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूं, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। आई डोंट नो व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल, आई मेक लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभु शासक, सोवरेन रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने गौर के किसी शासक से सुल्तान का पद स्वीकार की नहीं किया, बल्कि 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था। आंसर करेक्ट कौन सा है? पहला कलर करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। और पहला सोवरेन रूलर था इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक तो बाद में आया, इल्तुतमिश था। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था पोस्ट सुल्तान का रूलर ऑफ गौर से, लेकिन 1229 में उसको लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था अब्बासी कैलिफ ऑफ बगदाद से। तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश, नॉट एमबीटी। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम कुतुबुद्दाबाद रखा। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, कमांडर ऑफ द प्रॉफिट। इसका आंसर बी हो जाता है आपका। तो बी क्यों गलत हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम रखा क्या? कुतुबुद्दाबाद, और सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने उसका नाम रखा था दौलताबाद। तो ये इंटरचेंज है, बस इतना फर्क है, बाकी दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में मीर ए बर वन अधीक्षक होता था, फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से जकात नामक कर हटा दिया था, फूड ग्रेन्स पे से। कोई गलत नहीं इसमें से, ये सारे ठीक है। मीरे बर ध्यान रखना, इतलाक ध्यान रखना। ये ऐसे कई बार टर्म्स पूछ लेता है और कहता है कि क्या है, और ये सब ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कई बार। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख स्टोन इंस्क्रिप्शन ईश्वर वर्मन से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। बताइए, गलत बताइए। बी गलत है आपका, ठीक है। तो बी क्यों गलत है? जो ये आपका हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन है ईशान वर्मन का, ये आपका हरहा में मिला है, सहारनपुर में नहीं है, ये बाराबंकी में है, ठीक है। और बाकी ठीक है, समुद्रगुप्त वाली बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये पता नहीं क्या हुआ एकदम से। 39 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। काकातीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य की अनूठी कृति है जो वास्तव में बाणभट्ट की कादम्बरी के मार्ग का अनुसरण करती है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है। बताइए, कोई गलत नहीं है, देख के जाइएगा, कई बार पूछ लेगा तिलक मंजरी किसकी किताब है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी आ जाती हैं कई बार। जो भोज थे, किंग भोज, उन्होंने, उनका पोएट था धनपाल, ठीक है ना, और उसने तिलक मंजरी लिखी थी, याद रखिएगा। और ये एक्चुअली बाणभट्ट की कादम्बरी के ही रास्ते पे है किताब। और प्रबंध चिंतामणि जो है वो किसकी है जानते हैं आप?
आचार्य मेरु तुंग, याद रखिएगा। प्रबंध चिंतामणि किसकी किताब है? आचार्य मेरु तुंग, और 1305 में करीब ये लिखी गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए, पर ये जैन लिटरेचर से संबंधित है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोलों एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, द बैटल ऑफ टकोलम। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने तो तकोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर टोंडाई मंडलम पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के एक सेनापति मलिक काफूर ने अंततः 1310 में चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब। बैटल ऑफ टकोलम, साल बताइए जरा मुझे आप, कौन से साल में हुआ था ये? सही विकल्प का चयन कीजिए और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेंगी नदी को पांड्य राजवंश की जीवन रेखा माना जाता है, लाइफलाइन ऑफ पांड्य डायनेस्टी। चीनी यात्री इत्सिंग ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग हैज गिवन डिटेल्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्यास। शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 होता था, बताइए। सी, फर्स्ट और थर्ड ठीक है बिल्कुल। देखिए रेशियो जो था सिल्वर कॉइन्स का शक क्षत्रप पीरियड में, वो था आपका फर्स्ट 1:35, ठीक है बिल्कुल। अब चाइनीज ट्रैवलर जो है ना, मतवालिन, नाम सुना होगा आपने, करवाया भी है मैंने आपको ट्रैवलर्स वाली वीडियो में, आपके लिस्टिंग वाले में। तो मतवालिन ने डिटेल्स दी थी चालुक्यास वगैरह के बीच में कैसे रिलेशंस थे चाइना और इंडिया के, और याद रखिएगा वेंगी नदी, पांड्य डायनेस्टी। चलिए 42 देख लीजिए अब आप। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था, मतलब उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, और चोल शासकों के शासनकाल में थोट्टावरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ये टर्म है जो गार्डन का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उनको कहते थे। और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का एक उदाहरण है। और फिर आपका दक्षिण भारत का चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, और चोल वंश के शासक अपने शासनकाल से ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी अच्छी चीजें हमने देखी इसमें, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सारी ही चीजें एकदम सही हैं। 43, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार रवि कीर्ति का उल्लेख मिलता है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा विमेन की अच्छी खासी पोजीशन थी चालुक्यास के टाइम पे। देन आपका इंडिया और रोम के बीच में अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस थे, तो ये अरिकामेडु से हमें पता चलता है, ठीक है। अभी बोल रहा है संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट जो थे ना कालिदास, वो मेंशन थे एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन 2 में, और एहोल इंस्क्रिप्शन को एक्चुअली लिखा रवि कीर्ति ने था। समझ गए बात? एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा रवि कीर्ति ने था, रवि कीर्ति का इंस्क्रिप्शन था, लेकिन जो पोएट मेंशन्ड था ही वाज कालिदास। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रुद्रदमन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब फोर्स्ड लेबर के बिना ही गॉट द सुदर्शन लेक रेनोवेटेड। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था। और विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ है, 57 AD। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के हुणों ने जारी किए थे, कॉपर कॉइन्स। बताइए आंसर इनकरेक्ट कौन सा है? ये तो आप बता ही देंगे भाई, डी गलत होगा ना। कहाँ आपने पढ़ा कि हुन्स ने कॉपर कॉइन्स वगैरह इशू करे थे? हमने पढ़ा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशन्स इन नदरन एंड वेस्टर्न इंडिया एंड द कुशन्स हैड रेगुलरली इशूड गोल्ड कॉइन्स। तो इनका इसका आंसर क्या हो गया? कुशन, हुन्स नहीं है इसका आंसर, ठीक है। चलिए 45 देख लीजिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के राबताक शिलालेख में कौशंबी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिला है। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल जो स्टेट था वो था सातवाहन।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर बाबर का अभिलेख है और गुप्त वंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द हुन्स। आंसर बताइए, गलत कौन सा हो गया? सी गलत है। बाबर का कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। कुछ चीजें ना दिमाग लगाइएगा कि हमने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी है, तो वो आपको ठीक उससे वो मिलेगा। याद रखिएगा, जो सबसे फेमस क्वेश्चन था ये हमारे आपके उसमें भी है, कंपाइलेशन वीडियो में, तो उसमें आपको पता चलेगा जहांगीर का था जिक्र। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी सिटी से पास नहीं करता है? मैंने मेरे ख्याल से पिछले टेस्ट में भी हर एक स्टेट के साथ उसका आपको सिटी बताया था, तो रिवाइज हो जाएगी। मौका नहीं, मित्र पर गमछा झार है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका जो है ये नहीं गुजरती है, तो ये एक्चुअली गुजरती नहीं है आपकी इससे, आनंद से। आप जानते हैं गुजरात में आनंद से नहीं गुजरती है, गुजरात से तो गुजरती है, लेकिन गुजरात में एक जगह थी जसदन, याद आ रहा है? उससे गुजरती। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। गुजरात का जसदन, राजस्थान का कालिंजर, एमपी का शाजापुर, छत्तीसगढ़ का सोनहट, झारखंड का लोहारदुग, वेस्ट बंगाल का कृष्णानगर, त्रिपुरा का उदयपुर और मिजोरम का चम्फाई। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%। भारत की स्थल सीमा, जो हमारा लैंड बॉर्डर है, वो 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तट, अगर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को हम जोड़ते हैं तो वो है 7516.6 किलोमीटर। और राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक जो है मेरिडियन माना गया है। बताइए गलत क्या है इसमें? पढ़ रहे हैं ढंग से? नहीं पढ़ रहे हैं। सी है गलत। क्यों है गलत सी? ये तो ठीक है बिल्कुल। डिफरेंस है 2 घंटे का अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है आपका, वो हो गई आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो मिर्जापुर से गुजरती है। तो राजस्थान कहां से आ गया है यहाँ पे? राजस्थान है आपका, राजस्थान नहीं होगा आंसर, इसका होगा आपका गुजरात। ठीक है ना। 48। तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए आप, किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 पैरेलल लैटिट्यूड लाइंस की बात कर रहा है ये। पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान याम्योत्तर कहलाती है। प्राइम मेरिडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक, कहां से? लॉन्गिट्यूड से पोल्स की तरफ जाते हुए डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है, कम होता चला जाता है। और भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। 2 लॉन्गिट्यूड्स। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होता है? इक्वेटर पे। मिनिमम होता है पोल्स पे। आप बताएंगे मुझे कौन सा गलत है? सी गलत हो जाएगा ना। लॉन्गिट्यूड लाइंस जब आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस दोनों का लॉन्गिट्यूड में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज थोड़ी ना हो रहा है। बेसिक ज्योग्राफी। ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। 49। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र के रूप में रखकर किया गया है, जो दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंडिया में ऑफिशियल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिटर्मिन कैसे होता है? बाय कीपिंग इलाहाबाद एंड यूपी एज द सेंटर। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन अमेरिका में है, यहाँ 12 है, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। इसका आंसर आपका ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, दोनों गलत है। ये पिछले टेस्ट में एक में आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था, मैंने शायद गलत बोल दिया था। सबसे ज्यादा जो टाइम जोन्स हैं वो आपके फ्रांस के हैं, है ना, अमेरिका के नहीं है। मैंने रशिया बोल दिया था। रशिया के तो 11 हैं, फ्रांस के कितने हैं? फ्रांस के 12 हैं। ठीक है जी। अमेरिका के कितने? अमेरिका के हैं आपके 9। हमारा तो एक ही टाइम जोन है। 50। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केप कोमोरिन कौन सा पॉइंट है? ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु नदरन मोस्ट है इंद्राकोल लद्दाख का, और सबसे पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथू, और वेस्टर्न मोस्ट है गोहार माथा, गोहार मोटी, गोहार माथा, जैसे मर्जी बोल लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। देखिए केप कोमोरिन जो है, आप प्लीज याद रखिएगा, केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है।
केप कोमोरिन इज नॉट इन अंडमान एंड निकोबार, और जो अंडमान एंड निकोबार में है उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। फेमस है तो छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है कि अंडमान एंड निकोबार को जब इंक्लूड करके पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आंसर है, और जब सिर्फ मेनलैंड की बात करेगा केप कोमोरिन तो कन्याकुमारी का वो मतलब लास्ट पॉइंट वो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो किबूत हुई, ये सब तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसा जो सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है आपकी बांग्लादेश के साथ? इसका आंसर आपका है असम। और कौन सा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? त्रिपुरा। पढ़ा है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ, 9 डिग्री, 10 डिग्री, बताइए किस किस के बीच में है। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक हो जाएगा। मैकमोहन आप जानते हैं इंडिया चाइना, रेडक्लिफ आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान, 9 डिग्री आप जानते हैं मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री मैंने आपको ये एक टेस्ट पहले में भी करा चुकी हूं मैं आपको, 10 डिग्री है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, और मालदीव्स और एमएम करके मैंने आपको बताया था 8 डिग्री है। 10 डिग्री लिटिल अंडमान एंड निकोबार, ध्यान रखना। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, पेपर में आसान क्वेश्चन गलत नहीं करके आने हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कौन कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो है वो कहाँ मिलते हैं? ऐसे ऐसे नीलगिरी पे। दमन एंड दीव के बीच खंबात की गाड़ी है, और पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इतने बार हो चुका है ये क्वेश्चन। 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है, बताइए मुझे आंसर। देखिए पुडुचेरी गलत है, और आप में से बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं इस आंसर को। ये 3 स्टेट्स में है। यनम आंध्र प्रदेश में है ना? यनम सुना है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरला में, और पुडुचेरी तो पुडुचेरी है ही, तो इसमें से कर्नाटका नहीं होगा, यनम है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास केरल के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। और भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शरी क्रम में, सेडिमेंटरी जो रॉक्स होती है टर्शरी ऑर्डर की अवसादी चट्टानें, उसमें पाई जाते हैं। और गोंडवाना चट्टानें कोयलों के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। इसमें से आपका ए गलत हो जाएगा। देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है धारवाड़ स्ट्रक्चर का, वो धारवाड़ रीजन में हुआ है कर्नाटका के। ये चीजों पे ध्यान देना है पेपर में। इस वक्त प्रैक्टिस इस चीज की करो कि पेपर ठीक पढ़ के आ रहे हो। और इंडिया में धारवाड़ जो है वो लद्दाख में, जसकर में, गढ़वाल में, आपके कुमाऊं में, इन सब जगह पे मिलता है, ठीक है। मेटालिक मेटल्स बहुत बढ़िया मिलते हैं इसमें, मेटालिक मिनरल्स सॉरी, और मिनरल रिसोर्सेज जितने भी हैं इंडिया के वो यही धारवाड़ से ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है जी। बाकी ठीक, बताइए अब सही विकल्प चुनिए। सिर्फ रिवीजन के लिए आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हमारा आखिरी टेस्ट होने वाला है, तो इसमें कोई ऐसे लोड की बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। पेड क्विज वगैरह करते रहिए प्रैक्टिस जिन्होंने ले रखी है। कुमाऊं, पंजाब, नेपाल, असम, किन किन नदियों के बीच में ये पूछ रहा है, इसमें से सही पूछ रहा है आपसे। सही आपके 3rd और 4th हो जाएंगे। देखिए, कुमाऊं आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते हैं, सतलज और काली है, इंडस नहीं है, सतलज प्लस काली कुमाऊं। पंजाब आपका सतलज काली के बीच में नहीं है, पंजाब इंडस और सतलज के बीच में है ये दोनों। नेपाल आपका ठीक दिया हुआ है, असम आपका ठीक दिया हुआ है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? फोल्डेड माउंटेन्स। और मीजो पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हैं। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित सबसे स्टीपेस्ट पीक है ये, बताइए। पढ़े थे ना हिमालय सबसे बाहर, ट्रांस, फिर आपके शिवालिक सबसे एंड वाले थे, सब याद रखो ये थोड़ी थोड़ी चीजें। सी गलत है। मीजो हिल्स आप देखेंगे अगर तो मीजो आपकी जो मतलब पटकाई हिल्स हैं, मीजो नहीं है, पटकाई हिल्स हैं जो आपकी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पड़ती है। मीजो हिल्स जो है वो सिर्फ त्रिपुरा में पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो ये सब में आती हैं उनको ध्यान रखिएगा, पटकाई। चलिए
अब आपको नदियों को अरेंज करना है पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सवाल काफी आते हैं, कर दीजिए अरेंज जरा। आंसर है इसका सी। तो देखिए कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लूनी आप पता है सबसे इधर है आपकी, ये गुजरात राजस्थान वाले इलाके में, राजस्थान में ही है मोस्टली, अरावली से ऊपर निकल जाती है ये। और फिर आपकी चंबल आ जाएगी। चंबल कहाँ से आ रही है आपकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है एक, सोन और कोसी। ठीक है जी, कोसी सौरो ऑफ बिहार। पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम कीजिए अरेंज, ईस्ट टू वेस्ट। पर्वत श्रेणियां जब मैं सारा पढ़ा रही थी ना आपको, मैंने आपसे कहा था आप सारे कुछ अपने मैप में मार्क कर लीजिए। इसका सी आंसर, गरजाट की पहाड़ियां सबसे पहले आएंगी, फिर आएगी आपकी ये ईस्ट से वेस्ट है तो सबसे उधर है ईस्ट में, जहां पे आपका नागपुर पठार पड़ता है, महानदी नदी बहती है, वहां पे आएंगी गरजट की पहाड़ियां। फिर आपकी रामगढ़ वाली आएंगी, ठीक है जी, फिर मैकाल आएंगी, फिर आएंगी आपकी अजंता की पहाड़ियां, और अजंता और मैकाल के बीच में से ऐसे करके ही है आपकी कौन सी, महादेव वाली, और फिर यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है, मैप देख लो एक बार, कौन सा विकल्प गलत है। जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद जो है ये तीस्ता नदी के लिए जल उपलब्ध कराता है। ड्रांगड्रुंग हिमनद, ड्रांगड्रुंग ग्लेशियर जो है ये जस्कर रेंज में है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर की। मिलाम हिमनद ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और मंदाकिनी जो है उसको ये पानी देता है। और चैंग कुमदान ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में है, जो शोक रिवर है ना उसको पानी प्रदान करता है। तो ये आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, सी गलत है। मिलाम ग्लेशियर बात ठीक है उत्तराखंड में है, लेकिन आप मुझे बताइए मंदाकिनी को कहां से दे देगा ये पानी, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है अगर तो ये गौरी गंगा को देता है, और ये कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है जी, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है गोदावरी नदी दक्कन के पठार को दो भाग, तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, इट्स अ ट्रायंगुलर लैंडमास जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। डक्कन ट्रैप में जालोड़ मृदा पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप हुआ था, वेदरिंग इरोजन से हुआ था। अब आप बताइए हंसने की बात है नहीं है भाई, देखते ही ये गलत हो जाएगा। एलुवियल सॉइल से बनती है, ब्लैक सॉइल फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। 61 निम्नलिखित राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। थोड़ा सा अंदाजे से होगा, देखिए सारे तो आप नहीं याद कर पाएंगे। सी हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 सही अरेंज नहीं तो देख लीजिए जरा थोड़ा सा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की है, केरला, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटका, मतलब कर्नाटका की जो है वो केरला से कम है, याद रखिएगा कोस्ट लाइन। इस तरीके से रिलेटिविटी से आप थोड़ा सा सवाल लगा सकते हैं पेपर में आए तो। गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये बोल रहा है डंकन दर्रा, डंकन पास कहाँ पे, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कोकोआ स्ट्रेट आपकी नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ में है, और अंडमान को कोको आइलैंड्स जो है म्यांमार के, उससे सेपरेट करती है। फिर नदरन मोस्ट आर्किपेलागो जो है द्वीप समूह, वो है आपका लक्षद्वीप का मिनीकॉय, और सैडल पीक हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है अंडमान आइलैंड्स की। सी गलत हो जाएगा। अरे भाई लक्षद्वीप का कहां से हो जाएगा ये, सैडल पीक अंडमान की, हाँ ये तो ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नदरन मोस्ट आर्किपेलागो जो है आपका लक्षद्वीप का, वो है अमीनी, अमीनी याद रखिएगा। और मिनीकॉय आइलैंड है सबसे साउथ वाला, मिनीकॉय जो है ये साउथ का है। मैं सैडल पीक को अंडमान में सोच के लक्षद्वीप में बता रही थी, कोई नहीं चलिए। 63 पेपर का टाइम है ना, सब पैनिक कर रहे हैं। 63 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। द पीपल ऑफ थारू ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज अ मोर्निंग फेस्टिवल। और जौनसारी जो है बहुपति विवाह की प्रथा में बिलीव करते हैं, पॉलीगैमी। और बुक्सा में क्या होता है, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। और राजी जनजाति करके है, वो कर्मा डांस परफॉर्म करते हैं। आंसर बताइए। डी गलत है, थारू वाला तो याद कर लो, ये तो आएगा सवाल, इतनी बार टेस्ट में आ गया, पेपर में भी आएगा। देखिए खारवाड़ ट्राइब है जो कर्मा डांस करती है, खारवाड़ सुना होगा आपने नाम, काफी फेमस भी है यूपी वाले में, वैसे सब जगह कराया आपको। खारवाड़ जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र वगैरह में मिलती है। आपकी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है उत्तर प्रदेश की। ठीक है जी, बढ़िया। और जो रजी ट्राइब है ना उसको कहते हैं बनरौट,
जिसके बारे में आप इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, जो सवाल आया है, बनरॉट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। ओरिजिन जो है पेनिनसुलर प्लेटू की नदियों का, वो वेस्टर्न घाट से है। बंगाल का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। तो ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, कोसी नदी जो है वो सौर ऑफ बंगाल थोड़ी है, सौर ऑफ बिहार है, तो यही गलत हो जाएगा। तिब्बत में सिंधु नदी प्रणाली को सिंघी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं, बताइए। सी हो जाएगा सही, जानते हैं आप। ये तो गलत हो ही गया, बिहार का है ये शोक। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं ठीक। 65 सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए हैं, उनके स्टेट बताइए मुझे। आंसर इसका सी है 1, 3, 4 और 5। पाकी अरुणाचल प्रदेश, रंगीत असम, नहीं रंगीत असम में नहीं है, रंगीत है आपका सिक्किम, रंगीत इज इन सिक्किम। और दोमांग तुइबाई है आपका मिजोरम का, ये तो ठीक दिया हुआ है। और तपाईमुख है आपका मणिपुर का, और दुमांग है आपका नागालैंड का। ठीक है, असम का बड़ा फेमस है एक, क्या नाम है उसका, कोपिली। ठीक है, चलिए गलत विकल्प का चयन करना है आपको। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। और भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया था। कोई गलत नहीं, अच्छे फैक्ट्स हैं। 67 सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंदर पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। 1773 के अंदर बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम बदल दिया था। और इसी से बॉम्बे और अवध की जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, सबऑर्डिनेट हो गए थे। बताइए अवध कहां से आ गया भाई? अवध नहीं था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास दोनों की प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे उनको अधीन कर दिया था। और कौन बने थे गवर्नर पहले ऐसे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, याद है ना, याद होगा ये तो। 68 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी, गवर्नर्स काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड। 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्व से संबंधित मामलों और राजस्व संग्रह से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। जो मैटर्स थे ना रेवेन्यू और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिए गए थे। बताइए कोई गलत नहीं है, ठीक है दोनों। तो ये जो है एक ये अमेंडमेंट एक्ट था। देखिए अमेंडमेंट एक्ट पूछ जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमने प्रिपेयर करा दिया है। वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। 69 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके अंतर्गत भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1813 के चार्टर कानून द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। और 1833 से जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, वो बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बना था। कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ये आप बता दीजिए मुझे कि चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो कौन थे ऐसे बनने वाले, ये आप बता दीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको समाप्त कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी का आया था ना, बच्चा नहीं था, अगर आपको कोई मेल हायर नहीं है तो आपकी जो सारी संपत्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी, जो इनका हॉबी था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वाइसरॉय गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। बताइए सही है सारे? कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत परिषद अधिनियम 1909 निर्वाचन पद्धति को इसमें पेश किया गया था, इलेक्शन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। भारत परिषद अधिनियम
1892 के द्वारा प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय तथा जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान किए गए थे। इनकरेक्ट बताइए आप मुझे कौन सा है। दोनों गलत हैं इस बार। ये इलेक्शन सिस्टम आया था 1892 से, इससे। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरेट्स कह रही हूँ, सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस जो हुए थे प्रेसिडेंसीज के, वो आया था 1909 से, इससे इंटरचेंज कर लीजिए इनको। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। एक अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, डायरकी अबॉलिश हो गई थी। भारत के राज्य सचिव की परिषद, जिसे 1858 में बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको जो क्रिएट हुआ था 1858 में, उसको अबॉलिश कर दिया था। कोई गलत नहीं है, ठीक है। 73 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1932 में पहली बार एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सामने रखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1932 एम.एन. रॉय हैड पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बताइए। इनकरेक्ट आपका पहला है, पहली बार 1934 में। ये कुछ साल हैं जो भूलने का पाप नहीं कर सकते आप। 1932 नहीं है, एम.एन. रॉय याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। डैश में, कौन से सन में पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज एंड देयर वुड बी नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। बताइए कौन से साल में कहा था ऐसा इन्होंने? 1938। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 होनी थी। इसमें से 296 जो थी ब्रिटिश भारत की और 93 जो थी वो देसी रियासतों की, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको मिली। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 289 जो थी वो आनी थी। उनका चयन 7 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। बताइए, मतलब डिवीजन पूछ रहा है, थोड़ा सा है ये उलझा हुआ क्वेश्चन, लेकिन एक बार देख लीजिए क्या पता आ जाए। पहला और दूसरा ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टोटल ध्यान रख लो एक बार। नंबर 389 और 296, ये सेकंड पॉइंट याद रखना बस, चाहे थर्ड तुम भूल भी जाना। 296 में से 292 जो थी, 292 ऐसे डिवीजन करके कहीं पे बना लो। 292 जो थी ये आनी थी 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से, और 4 आनी थी चीफ कमिश्नर होता था एक एक मतलब एक एक उसमें से आना था। तो 4 थे, ये सही दिया हुआ है, चीफ कमिश्नर की प्रोविंस ठीक दी हुई है। ये 7 की जगह इसको 11 कर लो और इसको 292 करनी है टोटल। 296 टोटल ठीक दिया हुआ है और ये 292 है। ये यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना आपको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहली बार अपनी पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे ओल्डेस्ट मेंबर सचिदानंद सिन्हा। इनको जो है आयरिश प्रथा के अनुसार, आयरिश प्रैक्टिस होती थी कि भाई जो सबसे वरिष्ठ होंगे, सबसे उम्रंदाज होंगे, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसी उनको ऑनर करने के लिए। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी दोनों को संविधान सभा के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। बताइए, गलत है आपका बी। ये पहली चीज तो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट आपके थे, मेंबर थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक बात है, लेकिन ये आयरिश प्रैक्टिस नहीं थी ऐसी, ऐसा होता था फ्रांस में। तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी जिसको हमने अपनाया था। और फिर परमानेंट बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो पता ही है आपको। सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और 26 नवंबर को 1949 को 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड, लास्ट डे था 11 सेशन। बेनिगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और 26 नवंबर 1949 को ही भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यही आपको वीडियोस को करना है, अडॉप्ट, इनैक्ट और अपने आप को देना, ठीक है। इनैक्ट तो पेपर में हो जाएगा। हंसते रहो भाई, मेरे हिसाब से कोई लोड लेने का मतलब नहीं है इसी जीवन में, बेकार है सब, ठीक है। पढ़ाई ठीक है, शांति नहीं है पढ़ाई में, बताओ मुझे, ठीक है सारे।
ठीक है। BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और फुल्ली इंप्लीमेंट कब हुआ था फिर? जनवरी 26, 1950। 78। संविधान सभा की छोटी समितियों के संबंध में आपको माइनर कमिटीज के बारे में बताना है, कौन सा गलत है? लघु समितियां, बताइए। देख लीजिए एक बार, फिर गलत बताइए कौन सा। ए गलत है। देखिए, मुख्य आयुक्त जो थे ना प्रांतों के लिए, उसमें थे बी पताभी सीतारामैया। ठीक है जी। और माइनर कमिटीज में कुछ क्रेडेंशियल थी, कमिटी थी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे उसके, हाउस कमेटी के थे पी पताभी सीतारामैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के थे KM मुंशी, फिर आपके फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले थे GV मावलंकर, और जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी उनके भी बी पताभी सीतारामैया ही थे। ये वाला ठीक है। 79। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान, ये कुछ आर्टिकल्स दिए मैं उनके बताइए आप मेरे को सही कौन सा है। सभी सही है, रिवाइज करते हैं चलिए एक बार। 124 सुप्रीम कोर्ट है, 314 आपका UPSC, 165 एडवोकेट जनरल स्टेट का, और 312 वेरी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज। ये वाला आ सकता है आपके पेपर में। 80। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ NA पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या बोला है? इंट्रोडक्टरी लेटर कहा है प्रियम्बल को। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, SIS, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया? 42 से। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बताइए। तो सही है 1 2 3, ठीक है ना? बिल्कुल याद रखिएगा। NA पालकीवाला ने कहा है प्रियम्बल को इंट्रोडक्टरी लेटर, ये इंट्रोडक्शन है और द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल। ठीक है। कौन से देश से लिया गया है, मतलब प्रियम्बल होना चाहिए ऐसा कौन से देश से हमने बोरो करा है, ये बता दीजिए आप। चलिए सवाल। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। SR बोम्मई बना भारत संघ 1994। इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान का एक अभिन्न अंग है, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 में क्या बोला? 13 जज की बेंच थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मूल संरचना का रूप है। संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके सदस्य KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, इट इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गलत बताइए कौन सा है। कैसे कर मिस हो गया आपसे ये? 1973 बहुत फेमस। 82। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1986 में 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी 1986 में, और पहली लोकसभा आई May 13, 1951 को, और कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार समिति जो है लोकसभा की, उसमें है 15 मेंबर्स। बताइए। पहला और दूसरा गलत है। वोटिंग एज जो है आपकी वो कम हुई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन इसका ईयर गलत दिया हुआ है। ईयर भी आपको ध्यान रखना है, 1988। और पहला सेशन जो हुआ था आपका लोकसभा का, वो हुआ था May 13, 1952, ना कि 1951। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो पहले स्पीकर बने थे। और ये ठीक है, प्रिविलेजेस वाली जो है कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं। सही विकल्प का चयन करना आपको। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है, इसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद वर्ष 2008 से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 8 है। लोकसभा में गुजरात राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। बताइए। ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, इसलिए प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आपको। पहला और तीसरा ठीक है, देख लीजिए। नंबर ऑफ MP है, ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है ना। लोकसभा में जो सीट्स हैं यूपी से, नंबर ऑफ सीट्स जो यूपी और बिहार की है ना, आप जानते हैं वो 0 है। 8 कहां से होगी? याद रहेंगे तो ऐसे, ठीक है। और 4 सीट्स हैं गुजरात में, ठीक है। 84। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ रैंकिंग्स दी हुई हैं आपको, यूपी की रैंक्स दी हुई हैं, देख लो एक बार जरा।
84 का आपका ए है गलत। देख लो, उत्तर प्रदेश का रैंक, अरहर, अरहर की दाल तो मेरे ख्याल से सब खाते हैं, सबकी फेवरेट होती है येलो दालों में से। रैंक जो है तीसरा है। बाजरा में है हमारा रैंक यूपी का सेकंड, और लेंटिल मसूर जो होती है उसमें भी सेकंड है, और चावल में भी सेकंड है। फिर से आपका नवीनतम कृषि डेटा आ गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है कुछ बहुत फेमस का, टेस्ट वाले ही कर जाओ, मेरे ख्याल से तो टेस्ट में से फंस जाएगा सवाल। सोयाबीन का पूछ रहा है, सूरजमुखी, सनफ्लावर का पूछ रहा है, ग्राम चना का पूछ रहा है, रेशम का पूछ रहा है। बताइए। डी गलत है। सोयाबीन का महाराष्ट्र ठीक है, सनफ्लावर का कर्नाटका ठीक है, ग्राम का महाराष्ट्र ठीक है, सिल्क का जो है दैट इज कर्नाटका, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। सिर्फ टॉप वाला देखिए, अब टाइम नहीं है आपके पास कि आप 3-4 याद करें। कर्नाटका है टॉप पे सिल्क में। 86 नवीनतम खनिज डेटा 2023, लेटेस्ट मिनरल डेटा। तो देखिए एक बार, फिर बताएंगे आपको इनकरेक्ट कौन सा है। सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। देखिए, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया, फिर गिनिया और फिर चाइना, इंडिया है 5th पे। फिर आपका सीमेंट का है चाइना सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। कॉपर ओर का, ध्यान दीजिएगा, कॉपर ओर का है आपका चाइना, और आपका कोल का है आपका चाइना। ये थोड़ा सा याद कर लो, चाइना के बाद आएगा इसमें इंडिया, कोल, फिर इंडिया के बाद आएगा आपका यूएस, तो यूएस तीसरे नंबर पे है, ठीक है। कोल इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाओ। फिर से आपका मिनरल डेटा ही पूछ रहा है ये, और खनिज और उच्चतम भंडार, हाईएस्ट रिजर्व्स पूछ रहा है अब ये। तो बताइए गलत कौन सा है। तो इसमें आपका डी गलत है। सिल्वर के हाईएस्ट रिजर्व्स हमेशा याद रखिएगा, सिल्वर राजस्थान, और गोल्ड का कर्नाटका, ग्रेफाइट नेचुरल अरुणाचल प्रदेश, आयरन ओर का कर्नाटका। 88 ये आपका जनगणना सेंसस 2011 की बात आ गई है। लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ रहा है, किसका है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली। पहले दूसरे ठीक है। नागालैंड है जिसमें सबसे लोएस्ट हुई है, डेकेडल ग्रोथ रेट हुआ है यहाँ पे, आप जानते हैं -0.6%, बहुत बार आ गया अब ये टेस्ट में, तो गलत नहीं होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम डेंसिटी है 17 ही है यहाँ पे, और दमन एंड दीव है लोएस्ट सेक्स रेशियो 618, दमन एंड दीव, ठीक है, लक्षद्वीप नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जनगणना आ गया आपका, यूपी सेंसस 2011। अभी बोल रहा है अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या बागपत, और मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन मतलब नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, ये भी करवाए हुए क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं है इसमें से, याद रखिएगा आप। बिल्कुल बागपत में बिल्कुल भी स्केड्यूल ट्राइब नहीं है, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन है स्केड्यूल ट्राइब की, बिल्कुल भी से मतलब ये है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है, टॉप 3 स्टेट्स में नहीं आता है ये, बताइए। बी, गोवा नहीं आता। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 स्टेट सुन लीजिए आप, सिक्किम सबसे पहले आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, और फिर आएगा आपका गोवा। टॉप 3 में ये हैं तीनों, गोवा चौथे पे है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू यूपी। सबसे अधिक और उससे संबंधित राज्य, वही बात हो गई आपका दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और लिंगानुपात। सी है इसका आंसर। लिटरेसी रेट जो है आपका वो गौतम बुद्ध नगर का है हाईएस्ट, और सेकंड पे आता है कानपुर नगर, बाकी ठीक थी हमने। 92 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च झांसी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। बी हो जाएगा इसका गलत, सॉरी। इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट 100 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इज्जत नगर में है, ठीक है, इज्जत नगर, बाकी ठीक है।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लाल मृदा में लोहे की प्रचुरता होती है, रिच इन आयरन। लेटराइट सॉइल जो है वो आयरन एल्यूमिनियम में, सब में रिच है ये। डेजर्ट सॉइल सॉल्ट फास्फोरस में, माउंटेन सॉइल पोटैश लाइम और ऑर्गेनिक मैटर्स में। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे सही है। तो देख लीजिए कौन सा किस में रिच है। कालानुक्रमिक क्रम में आपको अरेंज करना है। कितनी बार आ गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, पोटैटो, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल फाइबर्स, बताइए मुझे। कोई नहीं है इसमें से। राइस का है आपका 2004। वैसे तो आप लेटेस्ट वाले याद रखिए, जैसे वो कैमिलिड्स वाला, मिलेट्स वाला। पोटैटो है आपका 2008। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी याद रखिएगा आप 2010 है। और नेचुरल फाइबर्स है आपका 2009। यस 2009। और एक आध और पूछूं क्या? ईयर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाला याद रख लेना, 2011 है फॉरेस्ट वाला। बस बाकी तो देख ही रहे होंगे आप लोग। 95। सही विकल्प का चयन करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। साइटोकाइनेंस का मुख्य कार्य अनुवांशिक रूप से छोटे पौधों की वृद्धि करना है। मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेंस इज टू असिस्ट द ग्रोथ इन जेनेटिकली स्मॉल प्लांट्स। जिब्रेलिन कोशिका विभाजन तथा पौधों के अंगों की जीर्णता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सेल डिविजन एंड सेनेसेंस ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एथिलीन इज कॉल्ड द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। इट इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स। करेक्ट बताइए। सो इट इज बी। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। आप मेरी बात सुनिए, साइटोकाइनेंस और इथाइलिन, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग है, ठीक है। आपका जो साइटोकाइनेंस है ना, ये और ये दोनों आपस में इंटरचेंज्ड है। साइटोकाइनेंस का फंक्शन है सेल डिवीजन और सेनेसेंस, और गिबेलिन का है आपका अनुवांशिक रूप से छोटे पौधों की वृद्धि करना, ठीक है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। टमाटर केचप में आपका किसान जो है, नहीं मैम हम तो मैगी खाते हैं। टमाटर केचप में प्रयुक्त परिरक्षक रसायन सोडियम बेंजोएट होता है। जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है टोमेटो केचप में, दैट इज सोडियम बेंजोएट। मक्के की पत्तियों के ऊपरी भाग में सफेदी आना नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। व्हाइटनिंग ऑफ द टॉप ऑफ द मेज लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। आंसर पहला ठीक है। जो ये व्हाइटनिंग होती है ना लीव्स की, ये जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ना कि नाइट्रोजन। और ये ठीक है। तो घर में भी यूज होता है, अचार विचार में भी सोडियम बेंजोएट लगाते हैं, पाउडर से आता है मार्केट। 97। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिस्टेजा वायरस जो है बडिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से या साइट्रस को खाने वाले एफिडस द्वारा फैलता है। इट स्प्रेड्स थ्रू बडिंग एंड ग्राफ्टिंग और बाय एफिड्स फीडिंग ऑन साइट्रस। फलों के रस में पेक्टिन की मात्रा निर्धारित करने के लिए जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। पेक्टिन जो मतलब फ्रूट जूस कितना है। और मार्मलेड, मार्मलेड तो खाए होंगे आपने, जैम टाइप होते हैं। चीनी और पानी के साथ उबाले गए खट्टे फलों के रस और छिलके से बना एक फल है। बताइए। ठीक है सारे, मतलब फल इन द सेंस मार्मलेड्स खाए हैं किसी ने? यही कमेंट कर दो जाते जाते पेपर में। ठीक है चलो, ये ठीक है सारे। 98। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपसे बोल रहा है प्याज में पीला रंग, येलो कलर इन अनियंस। क्विरसेटिन की वजह से मिर्च में लाल रंग, कैप्सांथिन। टैरो रूट्स जो होती है ना अरबी, उसमें जो कसैलापन होता है। ओलियोरेजिन, वो हाथ में भी खुजली लगती है अगर आप सरसों के तेल के बिना काटेंगे उसको तो। और मूली की चिरपराहट तो अब तो रट गई होगी सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों को। सी गलत है। एस्ट्रिंजेंसी जो है आपकी टैरो रूट्स की, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, और बाकी ठीक है बिल्कुल। ये वाला नया है, इसको एक बार देख लो अगर नया है आपके लिए तो। 99। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चावल में जो ब्लास्ट रोग होता है उसमें पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की तरह के चिकत्ते दिखाई पड़ते हैं। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, ब्राउन बोट शेप्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स। गेहूं के रतुआ रोग में पत्तियों पर पीले भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स इन रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। गन्ने के लाल विगलन रोग में पत्तियों की मध्य शिराओं पर छोटे लाल रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं। द रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, स्मॉल रेड कलर्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन द मिड रिब्स ऑफ द लीव्स। तो ठीक है आपके सारे, ठीक है। चलिए जी, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? सब ट्रॉपिकल टाइप का जो क्लाइमेट किसके लिए चाहिए? राइस, मेज, सोरगम, मिलेट। तो
आप याद रखिएगा, मक्का के लिए चाहिए आपको। राइस के लिए तो आपको चाहिए ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। राइस के लिए ट्रॉपिकल वेट टाइप मतलब कौन सा हो गया, उष्ण उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु। मक्का के लिए आपको चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। जवार के लिए आपको चाहिए उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, और मिलेट के लिए भी ट्रॉपिकल ही चाहिए आपको। वीट और बार्ले, गेहूं और जौ के लिए चाहिए आपको समशीतोष्ण प्रकार की, टेम्परेट टाइप की। ठीक है, 2-3 बता दिए मैंने। चलिए, सगुन शगुन वाला सवाल आ गया ये। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। स्थानांतरित कृषि और वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंट्रीज के नाम प्रैक्टिस करते जाइए बस। सी गलत है इसमें। लुगान वेस्ट अफ्रीका ठीक है। तुंगिया म्यांमार बर्मा ठीक है। टेवी जो है, टेवी वो मैलागेसी का है। मालागसी या मैलागेसी सुना होगा आपने। और फैंग जो है ये इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज का है। और श्रीलंका का बड़ा फेमस है चैना, चैना करके, CHENA। बड़ा डर डर के लिखना पड़ता है मुझे, आप लोगों से डर लगता है मुझे। ठीक है, 102 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फसलें और उनसे संबंधित रोग दिए हुए हैं, मैंगो, ये सब पढ़ लीजिए एक बार, फिर बताती हूँ। सी फर्स्ट और फोर्थ, मतलब मैंगो है ब्लैक टिप डिजीज, ठीक है बिल्कुल। और बनाना का होता है पनामा डिजीज, फेमस है। तो टमेटो का होता है लीफ कर्ल डिजीज। और ओकरा का होता है येलो वेन मोज़ेक डिजीज। ओकरा भिंडी। 103 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये फसलें और अनुशंसित शाकनाशी रिकमेंडेड हर्बिसाइड दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सारे अब रिवाइज करेंगे हम। कॉटन में फ्लूक्लोरालिन, सोयाबीन में एलाइल फोम, पटेटोज में मेट्रीबुजिन, शुगर केन में एट्राजिन। शुगर केन का कम से कम ध्यान रखिएगा जरूर, और कॉटन का। ठीक है, 104 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पशुओं में होने वाले रोग और उनके प्रेरक एजेंट, देयर कॉजेटिव एजेंट्स। थैनेला रोग, मैस्टिटिस डिजीज और निमोनिया, सारे बैक्टीरिया ही हैं, नाम पढ़ लो बस। ये मुश्किल मुश्किल, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, जॉन्स डिजीज, सैप्रो लेजनियसिस डिजीज और लंपी डिजीज। लंपी तो वायरस था, याद आ रहा है, बस यही गलत है। लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से हुआ था, लंपी वायरस। कुल के आधार पर सब्जियों के वर्गीकरण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इन रिलेशन टू द क्लासिफिकेशन, कुल, कुल यहाँ पे फैमिली, ठीक है, कौन सी किस फैमिली में पड़ता है। अनियन, गार्लिक, अमारिलिडेसिए, रेडिश और टर्निप, क्रूसीफेरस हैं ये, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड आपकी कुरकुर बिटाशी हैं, और अम्बेलीफेरी हैं आपकी मस्टर्ड और कोरिएंडर, धनिया होता है कोरिएंडर। बताइए, तो आपका गलत यही है, मस्टर्ड। और आपका जो, देखिए मैं बताती हूँ आपको, मस्टर्ड जाएगा आपका कहाँ पे, क्रूसीफेरस में। मस्टर्ड आपका इनके साथ जाएगा। और जो आपका अम्बेलीफेरी है उसमें आएगा आपका कैरेट्स और कुकम्बर। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैरेट्स आ जाएंगी और कुकम्बर आ जाएगा, कोरिएंडर सॉरी। और मेलवेशिया की बात करें, एक मेलवेशिया करके होता है, उसमें आएगी आपकी ओकरा। और सोलनेशिया में आएगी आपके पटेटो, ब्रिंजल और टमेटो। तो याद रखना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनिए। चूज दी करेक्ट ऑप्शन। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है। शलजम में वाटर कोर जो है ये मैंगनीज की कमी से। फूलगोभी में विफ्टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। मटर में मार्श रोग मैंगनीज की कमी से। और गाजर में कैविटी स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ, हेन और चिकन डीज जो है ना ग्रेप्स में, ये बोरॉन की कमी की वजह से होता है, याद रखना। और ब्लैक हार्ट डिजीज होता है एक पटेटो में, आलू में, वो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बाकी तो ठीक दिए ही। निम्नलिखित फलों को उनमें वसा की उपलब्धता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये बोल रहा है फैट कितना है किसी फल में, उस हिसाब से आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में, ये स्पेलिंग छोड़ दो, ठीक है, देख लो। तो इसका डी हो जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा वसा आपको मिलेगा, फैट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। और वॉलनट में सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, वॉलनट। और फिर आपका आमंड में, कैशूनट में, फिर एवोकाडो में। एवोकाडो बड़ा फैंसी फ्रूट है, खाया है किसी ने? मैंने तो खाया भी नहीं आज तक। चलिए, लोकल फ्रूट्स खाने चाहिए, एवोकाडो, कीवी, शिवी, ये ना खाया करो। केला खाओ, दूध पियो, सेब खाओ।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फसलें और उनकी किस्में, वेराइटीज नाम दिए हुए सरसों, दुर्गामणि। पढ़ लो एक बार, बताती हूँ फिर। 108 का आपका हो जाएगा सी, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि ठीक दिए हुए सब। आपकी मस्टर्ड है दुर्गामणि, वीट है सोनालिका, पैडी है बाला सरस्वती, कॉटन है श्यामली और सुजाता, सुजाता भी है कॉटन। पटेटो है ओल्ड चिक्स, नहीं पटेटो ओल्ड चिक्स नहीं है, पटेटो ओल्ड चिक्स नहीं, कुफरी अलंकार। और ओल्ड चिक्स किसका है? कॉफी का। 109 प्रोटीन प्रतिशत के बढ़ते हुए क्रम का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन परसेंटेज। सेसमे, तिल और मेज, फ्लैक्सीड, सोयाबीन, इनका ये है आपका। देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है आपका वो सोयाबीन में है, ठीक है, बढ़ते हुए। सबसे कम इसमें हो गया ना, मेज में, फिर सेसमे में, फिर फ्लैक्सीड में, फिर सोयाबीन में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है आविष्कारक, आविष्कार, खोज और संबंधित वैज्ञानिक, इन्वेंशन, डिस्कवरीज और फिर उनसे क्या रिलेटेड है, जैसे विटामिन के, कैल्शियम, ब्लड ग्रुप, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया। इसका आपका सी हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ठीक है। देखिए विटामिन के जो है आपका वो है हेनरिक डैम। कैल्शियम है आपका हम्प्रे डेवी, हम्प्रे डेवी याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप है लैंडस्टीनर, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आसान है। फेलिक्स हॉफमैन ने क्या डिस्कवर किया था, ये भी तो पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है तो एस्पिरिन। और कैल्शियम याद रहेगा आपको, हम्फ्री डेवी, डेवी याद रख लीजिए आप कैल्शियम का, यहां लिख देती हूँ डेवी, DAV और वाई, बस। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये कुछ आपके डिवाइसेस दिए हुए हैं, पॉलीग्राफ, पोटोमीटर, पायरेलियोमीटर, सैक्रोमीटर, इनकरेक्ट बताइए। ये आपका सी है इसका गलत। पायरेलियोमीटर जो होता है ना, ये सोलर रेडिएशन, समझते हैं, सौर विकिरण, उसको मापने का एक यंत्र है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर को मापने का यंत्र क्या होता है, वो है आपका पायरोमीटर, पायरो, PYRO, ठीक है, PYRO। और ये है सोलर रेडिएशन का। पॉलीग्राफ तो आपने बड़ी CID में भी देखा होगा। पोटोमीटर आपका ट्रांसपिरेशन जो होता है पौधों में, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको मापता है। और सैक्रोमीटर आप जानते हैं, शुगर, चीनी कितनी है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भौतिक राशियां और संबंधित इकाइयां, विकिरण तीव्रता, रेडिएशन इंटेंसिटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब अब देखना पड़ेगा ना आपको। तो न्यूटन पर मीटर किसका होता है आप जानते हैं, सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपका क्या है, ओम मीटर, ये गलत नहीं होनी चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट होता है आपका पास्कल पर मीटर, ये ठीक दिया हुआ लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना अकेला 3, इसलिए गलत हो गया ये। रेडिएशन इंटेंसिटी का होता है वॉट पर स्टेरेडियन, ये एक दो बता रही हूं मैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का होता है जूल पर टेस्ला। सही विकल्प का चयन कीजिए, फिर से खोज, आविष्कार और खोजकर्ता और आविष्कारक दिए में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्लवन का सिद्धांत, परमाणु का कृत्रिम विखंडन, आर्टिफिशियल फिजन ऑफ एन एटम, बताइए। ये आपका हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है आपका आइंस्टीन, ठीक है बिल्कुल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन, ठीक है। फ्लोटेशन का आर्किमिडीज, बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल फिजन जो होता है एटम का, ये किसने दिया था, फर्मी ने, फर्मी, FERMI। और जॉन नेपियर ने आपका क्या दिया था, लोगैरिथम, लघु गणक जिसको कहते हैं हिंदी में लोगैरिथम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ये सवाल आना तय है। तो याद रखिएगा इनमें से सबसे ज्यादा आपकी होगी मरकरी, पारा में, ठीक है। 1450 होती है करीब मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में, उसके बाद अल्कोहल में, उसके बाद कार्बन नहीं, उसके बाद एयर में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो होती हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में उनका आपको चयन करना है। देख लीजिए एक बार सवाल, फिर बताती हूँ मैं आपको।
इसका आंसर आपका सी है। देखिए डैनियल सेल आएगा पहले, फिर ड्राई सेल, शुष्क सेल, सीसा संचालक सेल, लेड एक्यूमुलेटर और फिर आएगी आपकी कार बैटरी। तो देखिए 12 वोल्ट है करीब कार बैटरी, तो हमेशा याद रखिएगा ज्यादा करीब जब अगर कार बैटरी हो ऑप्शन में तो वो आपके एंड में रखा जाएगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो, ठीक है। एक आपका लेक्लांचे सेल होता है, उसका होता है 1.5 वोल्ट। अब देखिए सबके वोल्ट आप नहीं याद रख पाएंगे, तो बस इसका ध्यान रखिएगा कार बैटरी का कि करीब 12 वोल्ट होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यू वाइस चीफ। हाल ही में गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए जर्मनी की रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका सेकंड जो है वो सही है। अब एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह बने हैं संदीप सिंह की जगह अमनप्रीत सिंह, देखा ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको, तो ये संदीप सिंह की जगह अमरप्रीत सिंह हैं जो नए वाइस चीफ बने हैं आपके एयर फोर्स के। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज की कक्षा 9 से 12 की महत्वाकांक्षी लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है। बताइए कौन सा सही है? पहला तो निखत जरीन याद रखना, एनएमडीसी की बनी है आपकी नई ब्रांड एम्बेसडर, और वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है वो 9 से 12th जो है तेलंगाना मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज है एक, ना कि तमिलनाडु। गलत विकल्प का चयन कीजिए। फॉर्मर चेयरमैन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री कमेटी पेटर पैवल, उनको अपॉइंट किया गया है नया प्रेसिडेंट जेक रिपब्लिक का। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। बताइए। कोई गलत नहीं है इनमें से, तो याद रखिएगा ये नाटो के जो चेयरमैन थे ना पेट्रे पैवल पहले, वो नए प्रेसिडेंट बने जेक रिपब्लिक के। ये अच्छा फैक्ट है, आ सकता है, ये तो ठीक है, चलो सो फैक्ट है, ये बहुत अच्छा नहीं है। 119 हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट 2023 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट 2023। तो पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल। वैसे युगल का आने का चांस बहुत कम होता है, एकल ही पूछता है, पर चलिए कर लीजिए प्रिपेयर, कोई बात नहीं। तो पहला दूसरा ठीक है। मेंस सिंगल जो है वो जीता है नोवाक जोकोविक, सर्बिया से हैं ये। विमेन सिंगल्स जीता है सबलेंका ने, बेलारूस की हैं ये। और आपका मेंस डबल जीता है जे हुबलर और आर हिजिकाटा ऑस्ट्रेलिया के। और विमेन्स डबल बी क्रेजिकोवा और के सिनिलोका जैकिया की, उन्होंने जीता है। करंट अफेयर्स का पापा वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद कर रही हूं मैं ऐसी। गलत विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में मेघालय के रसोमा गांव में जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जन 2023 का पहला संस्करण जापान में आयोजित किया गया। पहला गलत है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एडिशन 2 दिन का ऑरेंज फेस्टिवल हुआ नागालैंड के रसोमा गांव में, मेघालय के नहीं, नागालैंड के। याद रखिएगा, आप ऑरेंज खाने गए नागालैंड, नागपुर से नागालैंड, ठीक है। वीर गार्जन ध्यान रखिएगा। हाल ही में किन 2 राज्यों को और उन राज्यों में शामिल किया गया जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? द स्टेट्स विच हैव एलोकेटेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ देयर बजट फॉर एजुकेशन। बताइए कौन से हैं वो 2 राज्य? बिहार और छत्तीसगढ़। देखिए क्या गजब की पहल है ये, ठीक है। हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने 2 और महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल किया है। और निम्नलिखित में से कौन अब तक Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल नहीं किया गया? इनमें से कौन नहीं किया गया, ये पूछ रहा है ये। यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिक्स। तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये सभी हैं इसका मतलब। यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर ज्वाइन करेंगी स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को, ठीक है। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयॉन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम।
2021-22 में लेब्रॉन जेम्स 130 मिलियन डॉलर की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। बताइए जरा आप। पैसा देखिए, मैं तो ये भी नहीं बता सकती है कितना पैसा ये देख रहे हैं आप। तो 123 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे आपको याद रहेगा, मैम नहीं बता सकती इतना पैसा है कितना है, तो उससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, उससे आपका ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो हैं, ये हैं आपके लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, ना कि ये। और फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के इयॉन मॉर्गन, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, इंग्लैंड के। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अब्दुल हमीद को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। यूनानिमसली इनको, अनअपोज्ड, मतलब यूनानिमसली नहीं, अनअपोज्ड। फॉर्मर जज और फ्रीडम फाइटर है मोहम्मद अब्दुल हमीद। हाल ही में उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। एंटी कॉपिंग लॉ कंट्री का स्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। इनकरेक्ट बताना है। ए गलत है। अरे भाई ये क्या हो जाता है। देखिए, फॉर्मर जज और फ्रीडम फाइटर मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, उनको बनाया है क्या बोलते हैं, वो बने हैं प्रेसिडेंट, और जो ये चुप्पू हैं ये रिप्लेस करेंगे इनको, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो चुप्पू बांग्लादेश, चुप्पू बांग्लादेश, ऐसे याद कर लो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 36 चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। एन कोटेश्वर सिंह। आ सकता है नई यूटी बनी है तो मे भी आ जाए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जनीवा में डॉक्टर एम.ए. हसन द्वारा लिखित वॉर एंड विमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोई गलत नहीं है। वॉर एंड विमेन, डॉक्टर एम.ए. हसन। जो नई वाली किताबें होती हैं वो कई बार आ जाती हैं पेपर में, ठीक है। और ये वेदांता वाली याद रखना कंपनी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। हाल ही में जारी पासपोर्ट सूचकांक अंक के अनुसार भारत ने 2023 में 145वां स्थान प्राप्त किया है, पासपोर्ट इंडेक्स स्कोर। कोई सही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IITM ने बनाया है ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस कि भैया दूध हम जो है पता लगा लेंगे असली है नकली है कैसा है। और पासपोर्ट इंडेक्स स्कोर जो है ना इंडिया का, उसमें इंडिया का स्कोर स्पॉट है 144, ना कि 145। एक पीछे आ जाइए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में प्रणव हरिदासन को एक्सेस सिक्योरिटीज का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सेस सिक्योरिटीज प्रणव हरिदासन। और हाल ही में एक्सिस बैंक ने एस टैप, बाय रेजर पे और माई पिन पैड के तकनीकी साथियों के सहयोग से माइक्रोपे नामक एक भुगतान समाधान लॉन्च किया है। ठीक है, दोनों ये वाला याद रखना और ये ध्यान रखना, पार्टनर्स करके इन्होंने बनाया है माइक्रोपे। वो पूछ लेगा डायरेक्ट माइक्रोपे किसने बनाया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताना आपको। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व बैंक ने असम की आपदा तैयारियों को और बाढ़ पूर्वानुमान प्रयासों में सहायता के लिए $180 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो पहला ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो लोन मिला है ये $108 मिलियन का है। ठीक है जी, ना कि 180। बाढ़ आती है ना सामने, उसमें काफी मदद मिलेगी उनको, होना भी चाहिए ये सब चीजें। बताइए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मशहूर कन्नड़ एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का निधन हो गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में मंजमा जुगाटी को समुदाय के लिए एक मतदान चिन्ह के रूप में चुना गया है। मतलब जो मंजमा जुगाटी है इंडिया का, उसको पोलिंग सिंबल बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन का। बताइए करेक्ट कोई नहीं है जी। फेमस मलयालम एक्टर थे ये, ना कि कन्नड़।
मलयालम। और ये जो मंजमा जोगती है इंडिया का, सिलेक्ट हुए हैं पोलिंग स्टेट सिंबल कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन का। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर अमित क्षत्रिया को नासा के स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजीव के मिश्रा को पीटीसी इंडिया, राजीव के मिश्रा ये नाम है, ठीक है, के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। कोई गलत नहीं, तो याद रखिएगा ये नाम अगर आए अमित क्षत्रिय, नाम भी याद रह जाए ना आपको तो सही लगा लेंगे, एक बार पढ़ जाइए बस, ठीक है। और राजीव के मिश्रा सीएमडी पीटीसी इंडिया। 132 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में राजस्थान 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने तुर्की की मंजूरी के बाद आइसलैंड को संघ का 31वां सदस्य घोषित किया है। बताइए। तो ये दोनों गलत हैं भाई, क्यों? नाटो ने फिनलैंड को बनाया है मेंबर, फिनलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 31st मेंबर। और हरियाणा बना है ऐसा राज्य। बढ़िया सवाल है ये दोनों। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है। जीआई टैग मिला है कांगड़ा टीको। भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी टीकू द्वारा वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक लिखी है। कितना बढ़िया टाइटल है, बताइए। सी, ठीक है दोनों। यूरोपियन कमीशन ने ग्रांट किया है जीआई टैग कांगड़ा टीको, ठीक है। और वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, लाल क्यों नहीं हो सकते हाथी, ठीक है। इंडियन सेंसर बोर्ड की मेंबर और एक्ट्रेस हैं वाणी त्रिपाठी टीकू, जिन्होंने लिखी है। हाल ही में फीनो पेमेंट्स बैंक और डैश ने आईपीएल के सीजन 16 के लिए डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है। बताइए किसके साथ किया है इन्होंने समझौता? तो उन्होंने किया है राजस्थान रॉयल्स के साथ, ठीक है। फीनो प्लस राजस्थान रॉयल्स। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत और रोमानिया को नई दिल्ली में पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया रोमानिया फर्स्ट डिफेंस एग्रीमेंट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा ने एक पारंपरिक गड्डी पोशाक लुचांडरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। वो देख रहे हैं आप, बताइए क्या है इसका इनकरेक्ट? तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, ये आप एक बार नेट पे देख लीजिएगा तो उससे आपकी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। उन्होंने एक ट्रेडिशनल पहना गड्डी ड्रेस, लौछांडी कहते हैं इसको, लुआंछड़ी। अब देखिए मैं शायद नहीं प्रोनाउंस कर पा रही होंगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है लुआंछड़ी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, आप में से मान लीजिए कोई रहता हो उधर या जिसको पता हो वो मेरे पीछे पड़ जाए, ऐसा ना कीजिएगा, माफी चाहती हूँ मैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने अल्माटी कजाकिस्तान में हुए FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चेस से आया है क्वेश्चन ये आप में। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत की पहला अंडर वाटर मेट्रो बनाई जाएगी। ए गलत है। फॉर्मर इंडियन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है आपका विमेन सेक्शन में फाइड के वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो हुई थी अल्माटी कजाकिस्तान में। तो गोल्ड नहीं, ये छोरी सिल्वर लाई है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट इनसाइड हुगली, ठीक है। बिल्कुल दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 200 अरब डॉलर की कुल संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। लीजिए जरा, जितने लोग 15 जन्म में कमा नहीं पाएंगे उतना इन्होंने गंवा लिए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटका के मांड्य में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। बताइए। सी, ठीक है बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा भैया, बहुत पैसा खो दिया इन्होंने तो।
इस पे आ गए हैं 139 पे। चलिए, नहीं 138 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में आयोजित MPL 59th जो थी राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल करके भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 78 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाम भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ चैटर्जी, तो वो याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी नई दिल्ली में हुई थी चैंपियनशिप, तो 78 ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। और हाल ही में कश्मीर घाटी में चिल्लई कला के अवसर पर CISF ने श्रीनगर में जश्न चिल्लई कला समारोह का आयोजन किया था। आप मुझे एक बात बताइए, CISF क्या कर रहा है कश्मीर में? CRPF है ये, ठीक है, ये F है। और क्रोएशिया याद रखिएगा 20वां कंट्री, पासपोर्ट फ्री शेनेगन एरिया में शामिल होने वाला। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में रूस में बने भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान और अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया में शामिल होंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% से 6.3 तक घटने का अनुमान लगाया है। इनकरेक्ट बताइए कौन सा है? कोई नहीं है गलत, ठीक है बिल्कुल। तो इंडिया के सुखोई 30 फाइटर जेट है जो रशिया में बना हुआ है। अमेरिकन F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉल्ड कोप इंडिया। ठीक है। 141 केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2014 से लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है, पर कैपिटा इनकम। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हुई है और यह पिछले 9 वर्षों में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। पर कैपिटा इनकम जो है डबल हो गई है 9 साल में, ठीक बात है ये, और ये भी ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुने। सही पूछ रहा है। पूंजीगत निवेश परिव्यय कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है उसकी 33% उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2023 में निर्यात वृद्धि दर जो है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट जो है वो 12.2% रहने का अनुमान है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। करेक्ट बताइए कौन सा है? सही है सारे। तो रियल GDP ग्रोथ प्लीज ध्यान रखिएगा 7% रहेगा रियल GDP ग्रोथ, कोई याद रहे ना रहे ये याद रखना। 143 केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा जो GDP का 4.5% होगा। बजट फॉर द सेंटर्स इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और PM आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सही है सारी बातें। और प्लीज एक बार बजट का छोटा सा वीडियो है उसको एक आध बार रिवाइज कर लेना, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे ठीक चल रहे हो। ठीक है, फिर से आगे आपका केंद्रीय बजट, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के अंतर्गत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट सेटअप होंगे। बताइए, ठीक है बिल्कुल। तो 10,000 करोड़ वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना। हाल के अपडेट के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया है। PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए हैं और उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। कोई गलत नहीं है इसमें से, सारे बढ़िया हैं। ये हल्का सा देख लो एक बार, क्या पता आ जाए। ठीक है, दे रही हूँ टाइम, 1 सेकंड देख लो, आराम से पढ़ लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में।
146 आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपको सही बात बतानी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर 6 से 6.8% रहेगी। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6 to 6.8% रहेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आधार पर जीडीपी विकास दर 6.5% रहेगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 147 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में करीब 11.3 करोड़ किसान इस योजना के दायरे में आ चुके हैं और भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पहले भी आ चुका है एक टेस्ट में क्वेश्चन। और अप्रैल दिसंबर 2022 में व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 332.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स की ये बात कर रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ये कोई गलत नहीं है इसमें से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई याद रहे न रहे, याद रखना 18% बढ़ेगा ई कॉमर्स 2025 तक। दोनों चीजें याद रखनी है, भूलोगे यही चीज। फिर से आर्थिक सर्वेक्षण, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। खुदरा महंगाई नवंबर 2022 में घटकर आरबीआई के लक्ष्य दायरे में आ गई है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट में आ गया है। और एससीबीज जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनका सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर 5% पर आ गया। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है वो 5% पे आ गया है। वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्रीय और राज्य सरकारों का अनुमानित खर्च बढ़कर जीडीपी का 2.1% हो गया है। बताइए 148 का इनकरेक्ट कौन सा है? कोई गलत नहीं है इसमें से। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। 5% आ गए हैं आपके एनपीए का जो रेशियो है। 149 उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने की घोषणा की गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। इंडिया यूपी का कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बताइए, सारे सही हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ट्रिलियन 5 साल जीडीपी मोर देन 8%। चलिए जी, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। इस साल का आखिरी सवाल 2023 पेपर के लिए मेरे साथ आप लोगों का। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल ठीक हैं दोनों। और इसके साथ हम आ गए हैं हमारे टेस्ट के बिल्कुल एंड पे। उम्मीद करती हूं आप लोगों को मेरे सेशंस अच्छे लगे होंगे। देखिए, इकोनॉमी पापा वीडियो आ चुका होगा जब तक ये टेस्ट आपको मिलेगा। ये लास्ट टेस्ट रहेगा हमारी तरफ से। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा इकोनॉमी का। उससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे और जो भी रहा अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा, जो भी रहा वो भी बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट कीप योर स्पिरिट्स अप, बी हाई इन जोश और अच्छे से जाओ, पेपर दे के आओ बढ़िया सा। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। इतना आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, बहुत प्यार दिया मेरे वीडियोस को और आगे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका साथ हमेशा बनाए रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।